हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। हम लोग रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत हम लोग आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन प्रथम उत्थान के अंतर्गत इसके प्रकरण 2 को हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रकरण 2 के अंतर्गत शुक्ल जी ने कुल 16 लेखकों को रखा है। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि 16 लेखकों को उन्होंने प्रकरण 2 के अंतर्गत रखा है और प्रकरण 2 का नाम है गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, जिसमें हम लोग कल वाली क्लास में इसके 5 लेखकों को कंप्लीट कर चुके थे और बचे हुए लेखकों को आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। 5 लेखकों में हम लोगों ने देखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेम घन और लाला श्रीनिवास दास। इन 5 लेखों को कल वाली क्लास में हम लोग देख चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने कल वाली क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस क्लास को भी देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो छठे लेखक जो आते हैं वो हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। भारतेंदु जी के मित्रों में कई बातों में उन्हीं किसी तबीयत रखने वाले विजय राघवगढ़ मध्य प्रदेश के राजकुमार ठाकुर जगमोहन सिंह जी थे। उनका जन्म श्रवण शुक्ल 14 संवत 1914 और मृत्यु संवत 1956 यानी मार्च सन 1899 में हुई। इनका जन्म और मृत्यु आप लोग इसमें याद रखेंगे। संवत 1914 और मृत्यु संवत 1956। वे शिक्षा के लिए कुछ दिन काशी में रखे गए थे, जहां उनका भारतेंदु के साथ मेलजोल हुआ। तो जब ये शिक्षा के लिए काशी गए ठाकुर जगमोहन सिंह, वहीं पर इनका परिचय जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ हुआ। ये संस्कृत साहित्य और अंग्रेजी के अच्छे जानकार तथा हिंदी के एक प्रेम पथिक कवि और माधुर्यपूर्ण गद्य लेखक थे। प्राचीन संस्कृत साहित्य के अभ्यास और विंध्याटवी के रमणीय प्रदेश में निवास के कारण विविध भावमयी प्रकृति के रूप माधुर्य की जैसी परख, जैसी सच्ची अनुभूति उनमें थी, वैसी उस काल के किसी हिंदी कवि या लेखक में नहीं पाई जाती। तो प्रकृति की सच्ची परख रखने वाले लेखक थे ठाकुर जगमोहन सिंह। अब तक जिन लेखकों की चर्चा हुई, उनके हृदय में इस भूखंड की रूप माधुरी के प्रति कोई सच्चा प्रेम संस्कार न था। परंपरा पालन के लिए चाहे प्रकृति का वर्णन उन्होंने किया हो, पर वहां उनका हृदय नहीं मिलता। तो कह रहे हैं कि बाकी बाद के जो उस समय के जो और लेखक थे, उन्होंने प्रकृति का वर्णन उतनी अच्छे से नहीं किया जितना ठाकुर जगमोहन सिंह ने किया है। अपने हृदय पर अंकित भारतीय ग्राम्य जीवन के माधुर्य का जो संस्कार ठाकुर साहब ने अपने श्यामा स्वप्न में व्यक्त किया है, उसकी सरसता निराली। तो भारतीय ग्राम्य जीवन का बहुत अच्छा वर्णन जो है श्यामा स्वप्न में मिलता है, जो कि ठाकुर जगमोहन सिंह ने किया है। अच्छा, ये श्यामा स्वप्न बहुत इंपॉर्टेंट रचना है और ये पेपर में पूछी जाती है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। बाबू हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र आदि कवियों और लेखकों की दृष्टि और हृदय की पहुंच मानव क्षेत्र तक ही थी, प्रकृति के अपर क्षेत्रों तक नहीं। तो ये पंक्ति जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। पर ठाकुर जगमोहन सिंह जी ने नर क्षेत्र के सौंदर्य की प्रकृति के और क्षेत्रों के सौंदर्य के मेल में देखा है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के रुचि संस्कार के साथ भारत भूमि की प्यारी रूपरेखा को मन में बसाने वाले वे हिंदी के पहले हिंदी के लेखक थे। यहां पर बस इतना ही कहकर उनके श्यामा स्वप्न का एक दृश्य खंड नीचे दिया जा रहा है। यहां पर इसको आप लोग देख लेंगे। ये नर्मदा के दक्षिण दंडकारण्य का एक दक्षिण कौशल नाम से प्रसिद्ध है। याही मग हवे के गए दंडक वन श्री राम, तासो पावन देश व विंध्याटवी ललाम। तो इस प्रकार का वर्णन जो है आपको श्यामा स्वप्न में मिलता है। इसको आप लोग पढ़ लेंगे। ये बुक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर मिल जाएगी। वहां पर मैंने इस बुक को शेयर कर दिया है, तो वहां से जाके आप लोग उसको देख लेंगे। आगे है, कवियों के पुराने प्यार की बोली में देश की दृश्यावली को सामने रखने का मुख्य समर्थन तो इन्होंने किया ही है, साथ ही भाव की प्रबलता से प्रेरित कल्पना के विप्लव और विक्षेप अंकित करने वाली एक प्रकार की प्रलाप शैली भी इन्होंने निकाली, जिसमें रूप विधान का वैलक्षण्य प्रधान था, ना कि शब्द विधान का।
तो ये पंक्तियां देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त पंक्ति को किस लेखक के संदर्भ में कहा है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये ठाकुर जगमोहन सिंह के संदर्भ में बोला है। क्या अच्छा होता यदि इस शैली का स्वतंत्र रूप से विकास होता। तब तो बंग साहित्य में प्रचलित इस शैली का शब्द प्रधान रूप, जो हिंदी पर बहुत कुछ काल से चढ़ाई कर रहा है और अब काव्य क्षेत्र का अतिक्रमण कर कभी कभी विषय निरूपक से निबंधों तक अर्थग्रास करने दौड़ता है, शायद जगह न पाता। फिर अगले जो कवि लेखक आते हैं वो हैं बाबू तोताराम। ये जाति के कायस्थ थे। इनका जन्म संवत 1804 में और मृत्यु दिसंबर 1902 में हुई। बीए पास करके ये हेड मास्टर हुए। अंत में नौकरी छोड़कर अलीगढ़ में प्रेस खोलकर भारत बंधु पत्र निकालने लगे। तो भारत बंधु पत्र किसका है? बाबू तोताराम का। ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पत्र है। हिंदी का हर एक प्रकार से हित साधन करने के लिए जब भारतेंदु जी खड़े हुए थे, उस समय उनका साथ देने वालों में ये भी थे। इन्होंने भाषा संवर्धनी नाम की एक सभा स्थापित की। तो भारत बंधु पत्र के अतिरिक्त इन्होंने एक सभा भी स्थापित की, भाषा संवर्धनी नाम की सभा। ये हरिश्चंद्र चंद्रिका के लेखकों में थे। उसमें कीर्ति केतु नाम की एक नाटक भी निकाला था। तो कीर्ति केतु नाटक के रचनाकार बाबू तोताराम। तो इनके संबंध में ये तीन चीजें आप लोग याद रखेंगे, भारत बंधु पत्र, भाषा संवर्धनी सभा और कीर्ति केतु नाटक। ये जब तक रहे हिंदी के प्रचार और उन्नति में लगे रहे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखकर अपनी सभा के सहायतार्थ अर्पित की, जैसे केटोक्रातांत नाटक, ये अंग्रेजी का अनुवाद है, स्त्री सुबोधनी। भाषा इनकी साधारण अर्थात विशेषता रहित है। इनके कीर्ति केतु नाटक का एक भाषण देखिए, यहाँ पर उसकी भाषा को दिखा रहे हैं शुक्ल जी। यह कौन नहीं जानता, परंतु इस नीच संसार के आगे कीर्ति केतु विचारे की क्या चलती, जो पराधीन होने से ही प्रसन्न रहता है और शिशुभार की सरंजा गिरने का जिसे चाव है। हमारा पिता अस्त्रीपुर में बैठा हुआ वृथा रमावती नगरी की नाम मात्र प्रतिष्ठा बनाए है। नवपुर की निवल सेना एक रीति थोथी सभा जो निष्फल युद्धों से शेष रह गई है, वह उसके संग है। हे ईश्वर। तो इस तरीके की भाषा का प्रयोग जो है वो कीर्ति केतु नाटक में किया गया है। भारतेंदु के साथ हिंदी की उन्नति में योग देने वालों में नीचे लिखे महानुभाव भी विशेष उल्लेख योग्य हैं। तो 8वें नंबर में जो लेखक आते हैं वो है पंडित केशवराम भट्ट। भट्ट जी महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे, जिनके पूर्वज बिहार में बस गए थे। उनका जन्म संवत 1911 में और मृत्यु संवत 1961 में हुई। उनका संबंध शिक्षा विभाग से था। कुछ स्कूली पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने संजाद सुम्बुल शमशाद शौसन नामक 2 नाटक लिखे हैं। तो संजाद सुम्बुल और शमशाद शौसन ये दोनों केशवराम भट्ट के नाटक हैं, जिनकी भाषा उर्दू ही समझिए। इन दोनों नाटकों की विशेषता यह है कि वर्तमान जीवन को लेकर लिखे गए हैं। ये यानी संजाल सुम्बुल और शमशाद शौसन जो नाटक हैं, ये दोनों वर्तमान जीवन को लेकर के लिखे गए हैं। इनमें हिंदू मुसलमान अंग्रेज लुटेरे लफंगे मुकदमेबाज मारपीट करने वाले रुपया हजम करने वाले इत्यादि अनेक ढंग के पात्र जो हैं वो आए हुए हैं। संवत 1929 में इन्होंने बिहार बंधु निकाला और 1931 में बिहार बंधु प्रेस खोला। तो 1929 में उन्होंने बिहार बंधु जो है एक पत्र निकाला है केशवराम भट्ट ने, और बिहार बंधु प्रेस भी खोला 1931 में। फिर 9वें लेखक आते हैं पंडित राधाचरण गोस्वामी। इनका जन्म वृंदावन संवत 1915 में हुआ और मृत्यु संवत 1982 यानी कि दिसंबर सन 1925 में हुई। ये संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे। हरिश्चंद्र मैगजीन को देखते देखते इनमें देशभक्ति और समाज सुधार के भाव जगे थे। साहित्य सेवा के विचार से इन्होंने भारतेंदु नाम का एक पत्र कुछ दिनों तक वृंदावन से निकाला था। तो भारतेंदु नाम का पत्र राधाचरण गोस्वामी ने निकाला था, और कहां से निकाला था? वृंदावन से ये पत्र निकलता था। अनेक सभा समाजों में सम्मिलित होने और समाज सुधार का उत्साह रखने के कारण ये कुछ ब्रह्म समाज की ओर आकर्षित हुए। उसके पक्ष में हिंदी बांधव में कई लेख भी लिखे। भाषा इनकी गठी हुई होती थी। इन्होंने कई बहुत ही अच्छे मौलिक नाटक लिखे, जैसे सुदामा नाटक, सती चंद्रावली,
अमर सिंह राठौर, तन मन धन श्री गोसाई जी को अर्पण। तो इतने जो है मौलिक नाटक जो है इन्होंने लिखे हैं। सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, तन मन धन श्री गोसाई जी को अर्पण। इनमें सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर बड़े नाटक हैं। सती चंद्रावली की कथा वस्तु औरंगजेब के समय हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों का चित्र खींचने के लिए बड़ी निपुणता के साथ कल्पित की गई है। अमर सिंह राठौर ऐतिहासिक है। नाटकों के अतिरिक्त उन्होंने बिरजा, जावित्री और मृणमयी नामक उपन्यासों के अनुवाद भी बंग भाषा से किए। तो इन नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने अनुवाद भी बंग भाषा से किए हैं। फिर 10वें नंबर के जो लेखक आते हैं वो हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। व्यास जी का जन्म संवत 1915 और मृत्यु संवत 1957 में हुई। ये संस्कृत की प्रतिभाशाली विद्वान, हिंदी के अच्छे कवि और सनातन धर्म के बड़े उत्साही उपदेशक थे। इनके धर्म संबंधी व्याख्यानों की धूम रहा करती थी। यानी धर्म संबंधी व्याख्यान जो है वो पंडित अंबिका दत्त व्यास दिया करते थे, जिसकी धूम रहती थी। अवतार मीमांसा आदि धर्म संबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने बिहारी के पदों के दोहों के भाव को विस्तृत करने के लिए बिहारी बिहार नाम का एक बड़ा काव्य ग्रंथ लिखा। तो अवतार मीमांसा जो है वो धर्म संबंधी ग्रंथ है और बिहारी बिहार जो है बिहारी के दोहों के भावों को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने बिहारी बिहार जो एक काव्य ग्रंथ लिखा है। गद्य रचना का भी विवेचन इन्होंने अच्छा किया है। पुरानी चाल की कविता जैसे पावस पचासा के अतिरिक्त इन्होंने गद्य, काव्य, मीमांसा आदि अनेक गद्य की पुस्तकें भी लिखी हैं। उन्होंने के स्थान पर ये इनने उनने लिखते थे। ब्रजभाषा की अच्छी कविता ये बाल्यावस्था से ही करते थे, जिससे बहुत शीघ्र रचना करने का अभ्यास इन्हें हुआ। कृष्ण लीला को लेकर इन्होंने ब्रजभाषा में एक ललिता नाटिका लिखी है। परंतु लिखी थी। भारतेंदु के कहने से इन्होंने गो संकट नाटक लिखा है, जिसमें हिंदुओं के बीच असंतोष फैलने पर अकबर द्वारा गोवध बंद किए जाने की कथा वस्तु रखी गई है। तो गो संकट नाटक किसका है? अंबिका दत्त व्यास का। फिर 11वें नंबर के जो लेखक हैं वो है पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। इन्होंने कीर्ति दशा में हरिश्चंद्र चंद्रिका को संभाला था और उसमें अपना नाम जोड़ा था। इनके रंग ढंग से लोग इन्हें इतिहास का अच्छा जानकार और विद्वान समझते थे। कविराज श्यामल दान जी ने जब अपने पृथ्वीराज चरित्र ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो को जाली ठहराया था, तब इन्होंने रासो संरक्षा लिखकर उसको असल सिद्ध करने का प्रयत्न किया था। तो ये इतिहास के अच्छे जानकार समझे जाते थे उस समय में। तो कविराज श्यामल दान जो जी तो थे, इन्होंने पृथ्वीराज चरित्र एक ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ ठहराया। तब इन्होंने रासो संरक्षा लिखकर उसको सही सिद्ध किया था, यानी उसको असल सिद्ध किया था। और 12वें नंबर की जो लेखक आते हैं वो पंडित भीमसेन शर्मा। ये पहले स्वामी दयानंद जी के दाहिने हाथ थे, यानी उनके साथ रहते थे। संवत 1940 और 1942 के बीच इन्होंने धर्म संबंधी कई पुस्तकें हिंदी में लिखी और कई संस्कृत ग्रंथों के हिंदी भाष्य भी निकाले। इन्होंने आर्य सिद्धांत नामक एक मासिक पत्र भी निकाला था। तो आर्य सिद्धांत पत्र पंडित भीमसेन शर्मा, और ये एक मासिक पत्र था। भाषा के संबंध में इनका विलक्षण मत था। संस्कृत भाषा की अद्भुत शक्ति नामक एक लेख लिखकर इन्होंने अरबी फारसी शब्दों को भी संस्कृत बना डालने की राय बड़े जोर शोर से दी थी। जैसे दुश्मन को दुश्मन, सिफारिश को छिपरा शीश, चश्मा को चश्मा, शिकायत को शिक्षायन इत्यादि। यानी अरबी फारसी के शब्दों को भी संस्कृत बना डालने की इन्होंने कोशिश की थी। इन लेखकों में ये यहाँ के लेखक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके आप लोग बस इन्होंने जो मासिक पत्र निकाले हैं वो पत्र और इनकी रचनाओं को आप लोग याद रखेंगे, यही पेपर में पूछे जाएंगे। फिर 13वें नंबर के लेखक आते हैं काशीनाथ खत्री। इनका जन्म संवत 1906 में आगरा के माईथान मोहल्ले में और परलोकपास सिरसा जिला इलाहाबाद में, जहां ये पहले अध्यापक रह चुके थे और अंतिम दिनों में आकर बस गए थे। संवत 1948 9 जनवरी 1891 में हुआ, यानी कि जन्म इनका 1906 और मृत्यु संवत 1948 में हुई। कुछ दिन गवर्नमेंट वर्नाक्युलर रिपोर्टर का काम करके पीछे ये लाट साहब के दफ्तर के पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त हो गए थे।
ये मातृभाषा के सच्चे सेवक थे। नीति, कर्तव्य पालन, स्वदेश हित ऐसे विषयों पर ही लेख और पुस्तक लिखने की ओर उनकी रुचि थी। शुद्ध साहित्य कोटि में आने वाली रचनाएं इनकी बहुत कम हैं। यानी नीति, कर्तव्य पालन और स्वदेश हित ऐसे ही विषयों पर इन्होंने लिखा है। शुद्ध साहित्य कोटि में जो पुस्तकें आती हैं, शुद्ध साहित्य में इन्होंने पुस्तकें इनकी बहुत कम मिलती हैं। ये 3 पुस्तकें उल्लेख योग्य हैं, जिसमें पहली है ग्राम पाठशाला और निकृष्ट नौकरी नाटक, दूसरी है 3 ऐतिहासिक रूपक और तीसरी है बाल विधवा संताप नाटक। तो ये 3 इनकी पुस्तक जो है उल्लेख योग्य है। 3 ऐतिहासिक रूपक में पहला तो सिंध देश की राजकुमारियां, जो सिंध में अरबों की चढ़ाई वाली घटना लेकर लिखा गया है। दूसरा है गुन्नौर की रानी, जिसमें भोपाल के मुसलमानी राज्य के संस्थापक द्वारा पराजित गुन्नौर के हिंदू राजा की विधवा रानी का व्रत है। यानी विधवा रानी का जो व्रत उसमें गुन्नौर की रानी में दिया गया है। तीसरा है लवजी का स्वप्न, जो रघुवंश की कथा के आधार पर है। तो 3 ही इनकी पुस्तकें जो है वो मिलती हैं, यानी उल्लेख योग्य है इनकी 3 पुस्तकें। काशीनाथ खत्री वास्तव में एक अत्यंत अभ्यस्त अनुवादक थे। इन्होंने कई अंग्रेजी पुस्तकों, लेखों और व्याख्यानों के अनुवाद प्रस्तुत किए, जैसे शेक्सपियर के मनोहर नाटकों के आख्यानों का अनुवाद, नित्योपदेश यानी ब्लैकी के सेल्फ कल्चर का अनुवाद, देश की दरिद्रता और अंग्रेजी राजनीति यानी इसका अनुवाद इस प्रकार किया है। दादा भाई नौरोजी का व्याख्यान का अनुवाद, भारत त्रिकालिक दशा, यानी दादा भाई नौरोजी के जो व्याख्यान का अनुवाद है उन्होंने भारत की त्रिकालिक दशा नाम से किया, और ब्लैकी की सेल्फ कल्चर का अनुवाद देश की दरिद्रता और अंग्रेजी नीति नाम से किया है। कर्नल अलकाट के व्याख्यान का अनुवाद इत्यादि, ये सारे अनुवाद इन्होंने किए हैं। अनुवादों के अतिरिक्त इन्होंने भारतवर्ष की विख्यात स्त्रियों के चरित्र, यूरोपियन धर्मशीला स्त्रियों के चरित्र, मातृभाषा की उन्नति किस प्रकार किस विधि करने योग्य है इत्यादि अनेक छोटी छोटी पुस्तकें और लेख इन्होंने लिखे हैं। फिर 14वें नंबर में जो कवि आते हैं वो है राधा कृष्ण दास। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। इनका जन्म संवत 1922 और मृत्यु संवत 1964 में हुई। इन्होंने भारतेंदु का अधूरा छोड़ा हुआ नाटक सती प्रताप पूरा किया था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का सती प्रताप जो नाटक है वो अधूरा नाटक है, जिसको राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। इन्होंने पहल दुखनी बाला नाम का एक छोटा सा रूपक लिखा था, जो कि हरिश्चंद्रिका और मोहन चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो राधा कृष्ण दास का जो दुखनी बाला नाटक है वो किन पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ था, ये पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग याद रखेंगे हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका, इन दोनों ही पत्रिकाओं में ये प्रकाशित हुआ था। इसमें जन्मपत्री मिलान, बाल विवाह, अपव्यय आदि कुरीतियों का दुष्परिणाम दिखाया गया है। इनका दूसरा नाटक है महारानी पद्मावती अथवा मेवाड़ कमलिनी। तो ये इनका दूसरा नाटक है, जिसकी रचना चित्तौड़ पर अलाउद्दीन की चढ़ाई के समय की पद्मिनी वाली घटना को लेकर हुई है। इनका सबसे उत्कृष्ट और बड़ा नाटक है महाराणा प्रताप। यानी राधा कृष्ण दास का सबसे उत्कृष्ट नाटक जो है वो है महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी जी है, जो संवत 1954 में समाप्त हुआ। यह नाटक बहुत ही लोकप्रिय हुआ और इसका अभिनय कई बार कई जगह हुआ था। यानी इनका सबसे प्रसिद्ध नाटक भी आप लोग कह सकते हैं महाराणा प्रताप को। भारतीय प्रथा के अनुसार इनके सब पात्र भी आदर्श के सांचे में ढले हुए हैं। कथोपकथन यद्यपि चमत्कारपूर्ण नहीं, पर पात्र और अवसर के सर्वथा उपयुक्त हैं। इनमें कहीं कहीं ओज भी पूरा है। वस्तु योजना बहुत ही व्यवस्थित है। इस नाटक में अकबर का हिंदुओं के प्रति सद्भाव उनकी कूटनीति के रूप प्रदर्शित है। यह बातें चाहे कुछ लोगों को पसंद ना हो। नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने निस्सहाय हिंदू, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। निस्सहाय हिंदू नाम का एक उपन्यास भी लिखा है। राधा कृष्ण दास ने नामक एक छोटा सा उपन्यास भी लिखा था। बंगला के कई उपन्यासों के अनुवाद इन्होंने किए हैं, जैसे स्वर्णलता मरता क्या न करता। तो ये बंगला से अनुवाद भी इन्होंने किया है। तो 15वें नंबर के जो लेखक आते हैं वो हैं कार्तिक प्रसाद खत्री। इनका जन्म संवत 1908 और मृत्यु संवत 1961 में हुई।
ये आसाम, बंगाल आदि कई स्थानों में रहे। हिंदी का प्रेम इनमें अधिक था कि 20 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कलकत्ता से हिंदी की पत्र पत्रिका निकालने का उद्योग किया। रेल का विकट खेल नाम का एक नाटक 15 अप्रैल सन 1874 ईस्वी को की संख्या से हरिश्चंद्र मैगजीन में छपने लगा था, पर पूरा ना हुआ। यानी रेल का विकट खेल जो है ये हरिश्चंद्र मैगजीन में निकल रहा था ये नाटक, लेकिन पूरा नहीं हुआ था। इला, प्रमिला, जया, मधुमालती इत्यादि अनेक बंगला उपन्यासों के इनके किए अनुवाद काशी के भारत जीवन प्रेस से निकले थे। यानी बंगला नाटकों का अनुवाद भी इन्होंने, बंगला उपन्यासों का अनुवाद भी इन्होंने किया है। और 16 नंबर के जो लेखक आते हैं वो है फेडरिक पिंकॉट। इनका उल्लेख पहले हो चुका है, इनको हम लोग प्रकरण 1 में इनके बारे में पढ़ चुके हैं। उस क्लास को भी आप लोग जाके देख सकते हैं, वहां पर पिंकॉट के बारे में दिया हुआ है। इनका उल्लेख पहले हो चुका है और यह कहा जा चुका है कि इंग्लैंड में बैठे बैठे हिंदी में लेख और पुस्तकें लिखते और हिंदी के लेखकों के साथ पत्र व्यवहार भी हिंदी में करते थे। उन्होंने 2 पुस्तकें हिंदी में लिखी हैं, जिसमें पहली है बाल दीपक 4 भाग और ये नागरी और कथा अक्षरों में है। दूसरा है विक्टोरिया चरित्र। 2 पुस्तकें इनकी मिलती हैं। ये दोनों पुस्तकें खड़ग विलास बांकीपुर में छपी थी। खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर में छपी थी। बाल दीपक बिहार के स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। उसके एक पाठ का अंश कुछ अंश भाषा के नमूने के लिए दिया जा रहा है यहाँ पर। हे लड़के, तुमको चाहिए कि अपनी पोथी को बहुत संभाल कर रखो, मैली ना होने पावे, बिगड़े नहीं, और जब उसे खोलो चौकसाई से खोलो कि उसका पन्ना उंगली के तले दबकर फट ना जाए। तो ये उसकी भाषा थी। बाल दीपक 4 भाग की। विक्टोरिया चरित्र 136 पृष्ठों की पुस्तक है। इसकी भाषा उनके पत्रों की भाषा की अपेक्षा अधिक मुहावरेदार है। उनके विचार उनके लंबे लंबे पत्रों से मिलते हैं। बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री को संवत 1943 के लगभग अपने एक पत्र में वे लिखते हैं, यहाँ पर ये पत्र उनका दिया हुआ है। आपका सुखद पत्र मुझे मिला और उससे मुझको परम आनंद हुआ। आपकी समझ में हिंदी भाषा प्रचलित होना उत्तर पश्चिम वासियों के लिए सबसे भारी बात है। मैं भी संपूर्ण रूप से जानता हूं कि जब तक किसी देश में निज भाषा और अक्षर सरकारी और व्यवहार संबंधी कामों में नहीं प्रवृत्त होते, तब तक उस देश का परम सौभाग्य हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने बार बार हिंदी भाषा प्रचलित करने का उद्योग किया है। तो ये वो पत्र है जो उन्होंने बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री को लिखा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र को एक चिट्ठी पिंकाट साहब ने ब्रज भाषा में लिखी थी, जो नीचे दी जाती है। ये वो चिट्ठी है जो कि उन्होंने ब्रज भाषा पद्य में लिखी है। बैस वंश अवतंस श्री बाबू हरिचंद्र जू क्षीर नीर कलहंस टुक उत्तर लिखी देव मुहि, पर उपकार में उदार अवनि में एक भाषत अनेक, यह राजा हरिचंद्र है। विभव बड़ाई वपु वसन विलास लखी, कहत यहाँ के लोग बाबू हरिचंद्र है। चंद वैसो अमी आनंद कर अरत को, कहत कविंद यह भारत को चंद है। कैसे अब देखें को बतावे, कहाँ पावे हाय, कैसे वहां आए हम कोई मति मंद है। श्रीयुत सकल कविंद कुल नुत बाबू हरिचंद्र, भारत हृदय सतार नव उदय रहो जनु चंद्र। तो ये उन्होंने ब्रज भाषा में पद्य बाबू हरिश्चंद्र को लिखा था। अब यहाँ पर प्रचार कार्य दिया गया। 16 जो लेखक थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। भारतेंदु के समय से साहित्य निर्माण का कार्य तो धूमधाम से चल पड़ा, पर साहित्य के सम्यक प्रचार में कई प्रकार की बाधाएं थी। अदालतों की भाषा बहुत पहले से उर्दू चली आ रही थी। इससे अधिकतर बालकों की अंग्रेजी के साथ या अकेले उर्दू की ही शिक्षा दी जाती थी। तो हम लोग ने प्रकरण 1 में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से उस समय जो क्या थी, उर्दू और अंग्रेजी की शिक्षा ही दी जा रही थी और अदालतों की भाषा भी उर्दू थी, जो कि सामान्य जनता को समझ में बिल्कुल भी नहीं आती थी। शिक्षा का उद्देश्य अधिकतर सरकारी नौकरियों के साथ योग्य बनाना ही समझा जाता रहा है। इससे चारों ओर उर्दू पढ़े लिखे लोग ही दिखाई पड़ते थे। ऐसी अवस्था में साहित्य निर्माण के साथ हिंदी प्रचार का उद्योग भी बराबर चलता रहा। स्वयं बाबू हरिश्चंद्र को हिंदी भाषा और नागरी के अक्षरों की उपयोगिता समझने के लिए बहुत से नगरों में व्याख्यान देने के लिए जाना पड़ता था। तो यानी कि हिंदी का जो प्रचार कार्य है वो उस समय लेखक कर रहे थे। स्वयं बाबू हरिश्चंद्र भी हिंदी भाषा और नागरिक प्रचार के लिए कई जगह भाषण देने के लिए जाते थे।
उन्होंने इस संबंध में कई पैम्पलेट भी निकाले। हिंदी प्रचार कार्य के लिए बलिया में बड़ी भारी सभा हुई, जिसमें भारतेंदु का बड़ा मानवीय व्याख्यान हुआ। जहां जाते अपना यह मूल मंत्र अवश्य सुनाते थे। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हियो को शूल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसी प्रकार प्रताप नारायण मिश्र भी हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी का राग अलापते फिरते थे। तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी ये प्रताप नारायण मिश्र का नारा दिया था। प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी का। कई स्थानों पर हिंदी प्रचार के कार्य के लिए सभाएं स्थापित हुई। बाबू तोताराम द्वारा स्थापित अलीगढ़ में की भाषा संवर्धनी सभा का उल्लेख हो चुका है। तो बाबू तोताराम को जब हम लोगों ने देखा है तब वहां पर दिया था कि भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना जो है उन्होंने अलीगढ़ में की थी। ऐसी एक सभा सन 1884 में हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा के नाम से प्रयाग में प्रतिष्ठित हुई। तो हिंदी के लिए भाषा संवर्धनी सभा स्थापित हुई और हिंदी उद्धरणी प्रतिनिधि मध्य सभा भी प्रयाग में स्थापित हुई सन 1884 में। सरकारी दफ्तरों में नागरिक के प्रवेश के लिए बाबू हरिश्चंद्र ने कई बार उद्योग किया। सफलता न प्राप्त होने पर भी इस प्रकार का उद्योग बराबर चलता रहा। जब लेखकों की दूसरी पीढ़ी तैयार हुई तब उसे बहुत कुछ अपनी शक्ति प्रचार के काम में लगानी पड़ी। भारतेंदु के अस्त होने के उपरांत ज्यों-ज्यों हिंदी गद्य साहित्य की वृद्धि होती गई त्यों-त्यों प्रचार की आवश्यकता भी अधिक दिखाई पड़ती गई। अदालती भाषा उर्दू होने से नव शिक्षितों की संख्या उर्दू पढ़ने वालों की थी। तो क्या था कि अदालत की जो भाषा थी वो उर्दू थी, इसलिए उर्दू पढ़ने वालों की संख्या जो थी वो ज्यादा थी, जिससे हिंदी पुस्तकों के प्रकाशन का उत्साह बढ़ने नहीं पाता था। इस साहित्य संकट के अतिरिक्त नागरिक का प्रवेश सरकारी दफ्तरों में न होने से जनता का घोर संकट भी सामने था। यानी कि उर्दू और अंग्रेजी उस समय ज्यादा चलन में थी, तो जो लोग पढ़ रहे थे वो उर्दू और अंग्रेजी पढ़ रहे थे, जिससे क्या था हिंदी जो लिखने वाले थे यानी जो लेखक थे उनको उत्साह किसी प्रकार से भी नहीं मिला था, क्योंकि जो लोग थे वो हिंदी को पढ़ नहीं रहे थे उस समय। अतः संवत 1950 में कई उत्साही छात्रों के उद्योग से, जिनमें बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह मुख्य थे, काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1950 में हुई, संवत 1950 में हुई। सच पूछिए तो इस सभा की सारी समृद्धि और कीर्ति बाबू श्याम सुंदर दास जी के त्याग और सतत परिश्रम का फल है। वे ही आदि से अंत तक इसके प्राण स्वरूप स्थिर होकर बराबर इसके अनेक उद्योग धंधों में तत्पर रहे। तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना आप लोग याद रखेंगे, संवत 1950। इनके सहायकों में भारतेंदु के सहयोगी में से कई सज्जन थे, जैसे राय बहादुर, पंडित लक्ष्मी शंकर मिश्र M.A., खड़ग विलास प्रेस के स्वामी बाबू रामदीन, भारत जीवन के अध्यक्ष बाबू राधा कृष्ण वर्मा, बाबू गदाधर सिंह, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री इत्यादि। तो इनके सहायकों में इतने लेखक थे। इस सभा के उद्देश्य दो हुए, नागरिक अक्षरों का प्रचार और हिंदी साहित्य की समृद्धि। तो यानी काशी नागरिक प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी उसके दो उद्देश्य थे, एक तो नागरिक अक्षरों का प्रचार और दूसरा हिंदी साहित्य की समृद्धि। उक्त दो उद्देश्यों में यद्यपि प्रथम का प्रत्यक्ष संबंध हिंदी साहित्य के इतिहास से नहीं जान पड़ता, पर परोक्ष संबंध अवश्य है। पहले कहे आए हैं कि सरकारी दफ्तरों आदि में नागरिक का प्रवेश न होने से नव शिक्षितों में हिंदी पढ़ने वालों की पर्याप्त संख्या नहीं थी। इससे नूतन साहित्य के निर्माण और प्रकाशन से पूरा उत्साह नहीं बना रहने पाता था। पुस्तकों का प्रचार होते न देख प्रकाशक भी हतोत्साह हो जाते थे, यानी कोई पुस्तकें लेकर पढ़ता नहीं था, इसलिए जो प्रकाशक थे वो भी हतोत्साहित हो जाते थे और लेखक भी यानी लिखने वाले जो लेखक थे वो भी हतोत्साहित हो जाते थे। ऐसी परिस्थिति में नागरिक प्रचारणी के आंदोलन का साहित्य की वृद्धि के साथ भी संबंध मान हम संक्षेप में इसका उल्लेख कर देना आवश्यक समझते हैं। बाबू हरिश्चंद्र किस प्रकार नागरिक और हिंदी के संबंध में अपनी चंद्रिका में लेख छापा करते थे और जगह जगह घूमकर वक्तृता दिया करते थे, यह हम पहले कहे आए हैं।
कि कैसे उनको सभाओं में भाषण देना पड़ता था नागरिक के प्रचार के लिए। वे जब बलिया के हिंदी प्रेमी कलेक्टर के निमंत्रण पर वहां गए थे तब कई दिनों तक वहीं धूम रही। हिंदी भाषा और नागरिक अक्षरों की उपयोगिता पर उनका बहुत अच्छा व्याख्यान तो हुआ ही था, साथ ही सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, देवाक्षर चरित्र के अभिनय भी हुए थे। इन 3 नाटकों के अभिनय भी हुए थे, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी और देवाक्षर चरित्र। देवाक्षर चरित्र पंडित रविदत्त शुक्ल द्वारा लिखा हुआ एक प्रहसन था। सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी ये दोनों नाटक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं और देवाक्षर चरित्र जो है ये पंडित रविदत्त शुक्ल का नाटक है, जिसमें उर्दू लिपि की गड़बड़ी के बड़े ही विनोदपूर्ण दृश्य जो है वो दिखाए गए हैं नाटक में। भारतेंदु के अस्त होने से पहले ही नागरिक प्रचार का झंडा पंडित गौरी दत्त जी ने उठाया है। ये मेरठ के रहने वाले सारस्वत ब्राह्मण थे और मुदर्रिसी करते थे। अपनी धुन के ऐसे पक्के थे कि 40 वर्ष की अवस्था हो जाने पर इन्होंने अपनी सारी जायदाद नागरिक प्रचार के लिए लिख कर रजिस्ट्री करा दी और आप सन्यासी होकर नागरिक प्रचार का झंडा हाथ में लिए चारों ओर घूमने लगे। तो यानी भारतेंदु के बाद नागरिक प्रचार का जो ठेका जिसने लिया था, यानी जिसने प्रचार किया, वो थे पंडित गौरी दत्त। इनके व्याख्यान के प्रभाव से ना जाने कितने देवनागरी स्कूल मेरठ के आसपास खुले। शिक्षा संबंधिनी कई पुस्तकें भी लिखी गईं। प्रसिद्ध गौरी नागरी कोश इन्हीं का है। जहां कहीं कोई मेल तमाशा होता वहां पंडित गौरी दत्त जी लड़कों की खासी भीड़ पीछे लगाए नागरी के झंडा हाथ में लिए दिखाई देते। मिलने पर प्रणाम, जय राम आदि के स्थान पर लोग इनसे जय नागरी की कहा करते थे। इन्होंने संवत 1951 में दफ्तरों में नागरी जारी करने के लिए एक मेमोरियल भेजा था। नागरी प्रचारणी सभा अपनी स्थापना के कुछ ही दिनों पीछे दबाई हुई नागरिक उद्धार में लग गई। 1952 में जब इस प्रदेश के छोटे लॉर्ड सर एंथनी यानी पीछे लॉर्ड मैकडॉनल्ड काशी में आए तब सभा ने एक आवेदन पत्र उनको भी दिया। यानी काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने एक आवेदन पत्र जो है वो लॉर्ड मैकडॉनल्ड को भी दिया और सरकारी दफ्तरों से नागरिक को दूर रखने से जनता की जो कठिनाई हो रही है और शिक्षा के सम्यक प्रचार में जो बाधाएं पड़ रही थी उन्हें उस पत्र में सामने रखा गया था। जब उन्होंने इस विषय का पूरा विचार करने का वचन दिया तब से बराबर सभा व्याख्यानों और पर्चों द्वारा जनता के उत्साह को जागृत करती रही। सभा न जाने कितने स्थानों पर डेपुटेशन भेजे गए। हिंदी भाषा और नागरिक अक्षरों की उपयोगिता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। भिन्न भिन्न नगरों में सभा की शाखाएं जो है स्थापित की गई। यानी नागरिक प्रचारणी सभा की शाखाएं जो है वो भिन्न भिन्न नगरों में स्थापित की गई। संवत 1955 में एक बड़ा प्रभावशाली डेपुटेशन जिसमें अयोध्या नरेश महाराजा, प्रताप नारायण सिंह मांडा के राजा, राम प्रसाद सिंह आवागढ़ के राजा, बलवंत सिंह, डॉक्टर सुंदरलाल और पंडित मदन मोहन मालवीय ऐसे अन्य और प्रतिष्ठित लोग थे लॉर्ड साहब से मिला और नागरिक का मेमोरियल अर्पित किया। उक्त मेमोरियल की सफलता के लिए कितनी भीषण उद्योग प्रांत भर में किया गया था, यह बहुत लोगों को स्मरण होगा। सभा की ओर से ना जाने कितने सज्जन सब नगरों में जनता के हस्ताक्षर लेने के लिए भेजे गए थे, जिन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। इस आंदोलन के प्रधान नायक जो थे वो देश पूज्य श्रीमान मदन मोहन मालवीय जी थे। उन्होंने अदालती लिपि और प्राइमरी शिक्षा नाम की एक बड़ी अंग्रेजी पुस्तक लिखी थी। तो अदालती लिपि और प्राइमरी शिक्षा ये पुस्तक जो है वो मदन मोहन मालवीय की है, जिसमें नागरिक को दूर रखने के दुष्परिणामों की बड़ी ही विस्तृत और अनुसंधानपूर्ण मीमांसा जो है वो की गई है, लिखकर प्रकाशित की। अंत में संवत 1957 में भारतेंदु के समय से चले आते हुए उद्योग का फल प्रकट हुआ और कचहरियों में नागरिक प्रवेश की घोषणा हुई। तो नागरिक का प्रवेश जो है वो कचहरी में कब हुआ था? 1957 में जो है उसका प्रवेश कचहरी में हुआ था। सभा के साहित्यिक आयोजनों के भीतर हम बराबर हिंदी प्रेमियों की सामान्य आकांक्षाओं और प्रवृत्तियों का परिचय पाते चले आ रहे हैं। पहले ही वर्ष नागरी दास का जीवन चरित्र नामक जो लेख पढ़ा गया वह कवियों के विषय में बढ़ती हुई लोक जिज्ञासा का पता देता है। यहाँ से पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। हिंदी के पुराने कवियों का कुछ इतिहास इतिवृत्त संग्रह पहले पहल
1896 में, संवत 1896, गासा दत्तासी ने अपने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास में किया है। तो सबसे पुराने हिंदी के जो पुराने कवियों का संग्रह जो है वो सबसे पहले गासा दत्तासी ने किया है अपने इतिहास ग्रंथ हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास में। फिर संवत 1940 में ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपने शिव सिंह सरोज में किया है। उसके पीछे प्रसिद्ध भाषावेत्ता डॉक्टर अबसर ग्रियसन ने संवत 1946 में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान प्रकाशित किया। कवियों का व्रत भी साहित्य की एक अंग है, यानी कवियों का जीवन व्रत भी साहित्य का एक अंग है। अतः सभा ने आगे चलकर हिंदी की पुस्तकों की खोज का काम अपने हाथ में लिया, जिसमें बहुत से गुप्त और अप्रकाशित रत्नों के मिलने की पूरी आशा के साथ साथ कवियों का बहुत कुछ वृत्तांत प्रकट होने की पूरी संभावना थी। संवत 1956 में सभा को गवर्नमेंट से 400 रुपए वार्षिक सहायता इस काम के लिए प्राप्त हुई। तो 400 रुपए की वार्षिक सहायता जो है वो सभा को मिलती थी इस काम के लिए, और खोज धूमधाम से आरंभ हुई। यह वार्षिक सहायता जो जो बढ़ती गई त्यों त्यों काम भी अधिक विस्तृत रूप में होता गया। इसी खोज का फल है कि आज कई सौ कवियों की कृतियों का परिचय हमें प्राप्त है, जिनका पहले पता ना था। कुछ कवियों के संबंध में बहुत सी बातों की नई जानकारी भी हुई है। सभी की ग्रंथ भाषा में कई पुराने कवियों के अच्छे अच्छे प्रकाशित ग्रंथ छपे। सारांश यह है कि इस खोज के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की खासी सामग्री उपस्थित हुई, जिनकी सहायता से 2-1 अच्छे कवि व्रत संग्रह भी निकले। तो इसमें हम लोग काशी नागरी प्रचारणी सभा का किस तरीके विकास हुआ, स्थापना हुई, किन किन लोगों ने उसके विकास में सहयोग किया, ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। इससे प्रश्न पेपर में बन चुका है, तो आगे भी बन सकता है। हिंदी भाषा के द्वारा ही सब प्रकार के वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा की व्यवस्था का विचार भी अब लोगों के चित्त में उठ रहा था, यानी कि हिंदी भाषा में सब प्रकार के जो वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा भी दी जाए, इसका भी विचार जो है वो उठ रहा था लोगों के मन में। बड़ी भारी कठिनता पारिभाषिक शब्दों के संबंध में थी। इससे अनेक विद्वानों के सहयोग और परामर्श से संवत 1963 में सभा ने वैज्ञानिक कोश प्रकाशित किया। भिन्न भिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखाकर प्रकाशित करने का काम तब से अब तक चल ही रहा है। स्थापना के 3 वर्ष पीछे ही सभा ने अपनी पत्रिका नागरी प्रचारणी पत्रिका निकाली, यानी स्थापना के 2-3 वर्ष बाद ही नागरी प्रचारणी पत्रिका जो है वो निकलने लगी थी, जिसमें साहित्यिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक सब प्रकार के लेख आरंभ से निकलने लगे थे, और जो आज भी साहित्य से संबंध रखने वाले अनुसंधानों और पर्यावलोचन का उद्देश्य रखकर चल रही है। छत्र प्रकाश, सुजान चरित्र, पृथ्वीराज रासो आदि पुराने ऐतिहासिक काव्यों को प्रकाशित करने के अतिरिक्त तुलसी, जायसी, भूषण देव ऐसे कवियों की ग्रंथावली के भी बहुत सुंदर संस्करण सभा ने निकाले हैं। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा ने जो पत्रिका निकाली थी उसमें छत्र प्रकाश, सुजान चरित्र, पृथ्वीराज रासो जैसे ग्रंथ भी निकाले गए हैं। तुलसी, जैसी, भूषण देव आदि कवियों की ग्रंथावली भी उसमें निकाली गई है। मनोरंजन पुस्तक माला में 50 से ऊपर भिन्न भिन्न विषयों पर उपयोगी पुस्तकें निकल चुकी हैं। हिंदी का सबसे बड़ा और प्रमाणिक व्याकरण कोश हिंदी शब्द सागर इस सभा के चिरस्थायी कार्यों में गिने जाएंगे। इस सभा ने अपने 35 वर्ष के जीवन में हिंदी साहित्य के वर्तमान काल की तीनों अवस्थाएं देखी हैं। जिस समय यह स्थापित हुई, इस समय भारतीयों द्वारा प्रवर्तित प्रथम उत्थान की परंपरा चली आ रही थी। वह प्रचार काल था, यानी कि इसने तीनों अवस्थाएं देखी, वर्तमान काल की प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। प्रथम उत्थान में भारतेंदु का प्रवर्तन था, वह प्रचार काल था। नागरी अक्षरों और हिंदी साहित्यिक प्रचार के मार्ग में बड़ी बाधाएं थी। नागरी प्रचारणी पत्रिका की प्रारंभिक संख्याओं को यदि हम निकाल कर देखें तो उसमें अनेक विषयों के लेखों के अतिरिक्त कहीं कहीं ऐसी कविताएं भी मिल जाएंगी, जैसे श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की नागरी तेरी यह दशा। ये कविता किसकी है? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। नूतन हिंदी साहित्य का फिर प्रथम उत्थान कैसा हंसता खेलता सामने आया था। भारतेंदु के सहयोगी लेखकों का मंडल किस जोश और जिंदा दिली के साथ और कैसी चहल पहल के बीच अपना काम कर गया, इसका उल्लेख पहले हो चुका है, इसको हम लोग देख चुके हैं।
सभा की स्थापना के पीछे घर संभालने की चिंता और व्यग्रता की कुछ चिन्ह हिंदी सेवक मंडल के बीच दिखाई पड़ने लगे थे। भारतेंदु जी के सहयोगी अपने ढर्रे पर कुछ न कुछ लिखते जा रहे थे, पर उसमें उनमें वह तत्परता और उत्साह नहीं रह गया था। बाबू हरिश्चंद्र के गोलोकवास के कुछ आगे पीछे जिन लोगों ने साहित्य सेवा ग्रहण की थी, वे ही अब प्रौढ़ता प्राप्त करके काल की गति रखते हुए अपने कार्य में तत्पर दिखाई देते थे। उनके अतिरिक्त कुछ नए लोग भी मैदान में धीरे धीरे उतर रहे थे। यह नवीन साहित्य का द्वितीय उत्थान था, जिसके आरंभ में सरस्वती पत्रिका के दर्शन हुए। तो यहाँ से जो है वो प्रकरण 2 खत्म होता है। अब हम लोग इसका प्रकरण 3 जो है वो पढ़ेंगे। इस बुक को आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर जाकर पढ़ सकते हैं, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।